Firstly, let me will continue after that. So I have to take your attendance first. If there is any problem, any doubt from the previously discussed topic, then you can ask. मैम मैंने क्वेश्चन पूछा था, मतलब रिप्लाई नहीं आया दिया। क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम विच चैप्टर? मैम वो तो डेवलपमेंट वाली बुक से था। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने आपको रिप्लाई किया है आई गेस। नो मैम। चलो ठीक है, मैं अभी देख करके फिर आपको सेंड कर देती हूँ, है ना? नो मैम। Still the strength is less today. Why? चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बचा है हमारा, आज हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इस उसके बाद में हम थोड़ा बहुत टाइम अगर हमारे पास में बचता है so we'll discuss about the project work। किसने कितना कितना बना लिया है और क्या कुछ आपको कॉमनली फॉलो करना है बिफोर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, so in the previous class we were discussing about the intersectoral flows, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम वहां पर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने इंटरसेक्टोरल फ्लो के बारे में बात किया था, which means there is two type of flow, real flow and money flow, and how the goods and services, how the money flows among all the different sectors of an economy. Basically इसको समझने के लिए there is four sector economic model to measure this flow. Two sector economic model, three sector economic model and four sector economic model. अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमें मेजर करना है, समझना है, उसके लिए ये जो फोर सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल वाला कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी है। फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन बड़ा इकोनॉमी का कि इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, जिनमें ये जो सेक्टर मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो किन किन टाइप ऑफ इकोनॉमीज में वर्क करता है। सो वन इज कॉल्ड योर क्लोज इकोनॉमी एंड द अदर वन इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मेजर करने के लिए जिस मॉडल या कंसेप्ट पर हम वर्क करते हैं दैट कॉल्ड फोर सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में वर्क करता है। क्लोज इकोनॉमी में क्या वर्क करता है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो हाउ इट वर्क्स, कौन कौन से ये सेक्टर है। पहली बात, सेक्टर्स की अगर हम बात करें, हम किन लोगों की बात कर रहे हैं जिनसे मिलकर के आपके एग्रीगेट एक्सपेंसेस हो रहे हैं या आपकी नेशनल इनकम जनरेट हो रही है। हु आर रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट? गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चार लोग कह सकते हैं, फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कह सकते हैं थ्रू विच द नेशनल इनकम इज जनरेटिंग। हाउसहोल्ड, प्रोड्यूसर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट। और ये लोग मिलकर ही आपके फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को कवर करते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल को, जो कि वर्क करता है एक क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी आप समझते ही हैं। Here we are talking about all the economic activities which are generating the national income within the domestic territory. कंट्री के अंदर उसकी जो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो इनकम जनरेट हो रही है और उसका फ्लो कैसा है उसके बारे में हम टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट।
Here it is. Two-sector economic model. One sector is the firm sector or the producer, and the other one is household or consumer sector. देखिए, आपका जो हाउस होल्ड है वही आपके कंज्यूमर है, वही आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स कहे जाते हैं. हाउस होल्ड किनको बोलते हैं? हु आर हैविंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनरशिप. फर्म और प्रोड्यूसर हु आर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ प्रोडक्शन, दोज आर प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन से पहले क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है. इफ आई वांट टू make production of any product, firstly I will need the land resource, the casual workers, the capital, the entrepreneurial skills, all together I need. अब प्रोडक्शन करना है तो ये सब तो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये फैक्टर सर्विसेज आपको मिलेंगी कहाँ से? कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ को एक एरो आ रहा है जिसपे हमने क्या लिखा है? फैक्टर सर्विसेज. सो द factor services are flowing from household to the firm or to the production sector. Factor services क्या है? Land, labor, capital और entrepreneurial skills या entrepreneurship. इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, आप लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अदर सेक्टर से आपको अगेंस्ट ऑफ दैट कुछ पेमेंट तो मिलेगा. वो किस फॉर्म में मिलेगा? इनके बदले में जो प्रोड्यूसर पे करेगा, इफ ही इज टेकिंग लैंड, अक्वायरिंग लैंड, सो ही हैव टू पे रेंट. कैजुअल वर्कर्स को हायर करेगा तो उन्हें क्या देने पड़ेंगे? वेजेस. और कैपिटल लेते हो यानी कि बोरोइंग्स अगर आप ले रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड पे इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योरल स्किल्स का मतलब है स्पेशलाइजेशन है. आप स्किलफुल किसी चीज को यूज करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिट. ठीक है, तो जब फैक्टर सर्विसेज है तो उसके बदले में क्या किया जाएगा? फैक्टर पेमेंट. फैक्टर सर्विसेज कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर को. और फैक्टर पेमेंट कौन दे रहा है? प्रोड्यूसर दे रहा है हाउस होल्ड को. क्लियर? एक फ्लो तो आपका ये हुआ. इनमें दोनों में से अगर मैं आपको पूछूं रियल फ्लो और मनी फ्लो, पहचान जाओगे कौन सा रियल फ्लो है और कौन सा मनी फ्लो है? क्या डिफरेंस है भाई रियल फ्लो और मनी फ्लो में? वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास. भूल गए? एक गैप आता है क्लास का और बाकी सब कुछ दिमाग से वाइप आउट हो जाता है. क्यों भाई? रियल फ्लो और मनी फ्लो बताया नहीं था कि अगर मनी मॉनेटरी टर्म्स में किसी चीज को हम पे करेंगे तो वो आपकी क्या होगी? मनी फ्लो होगी. रेंट हुआ, मनी के फॉर्म में ही तो दोगे. वेजेस है, वो भी आप मनी के फॉर्म में दोगे. इंटरेस्ट, हाँ बोलो, से जो जाएगा वो मैम मनी फ्लो होएगा ना? एग्जैक्टली. पेमेंट जो आप कर रहे हो फैक्टर पेमेंट, वो आपका क्या है? मनी फ्लो है. टेंजिबल है क्या? चलो टेंजिबल मान लिया, कैश में पे कर रहे हो, टेंजिबल है, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू है उसकी, रुपीज के टर्म्स में ही तो पे कर रहे हो. फैक्टर सर्विसेज की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करूं, लैंड है, रिसोर्स है, लेबर है, वो भी टेंजिबल है, इजीली कैन बी सी ऑब्जर्व्ड एंड ऑल. कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके रियल फ्लो कहलाएंगे. रियल फ्लो. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं. अब प्रोड्यूसर के पास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए. नाउ ही इज एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स. उसके पास लैंड भी है, लेबर भी है, पैसे भी हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी है. ठीक है जी, अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर लीजिए. प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. व्हाई ही इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज? बिकॉज ही हैव एन इंटेंशन to earn profit by supplying the produced goods into the market. वो मार्केट में क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेगा. क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. ठीक है, प्रोड्यूसर किन को सप्लाई कर रहा है? कंज्यूमर हु आर हाउस होल्ड ऑल्सो. ठीक है, अब यहां से चला गया गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये है आपका रियल फ्लो. अब भाई कंज्यूमर मार्केट गया, उसने गुड्स या सर्विसेज परचेज की, तो डेफिनेटली ही विल मेक अ पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
You went to the market to buy the vegetables or fruit. You are a consumer. You will pay for that. Or the expenses you will make, those are called consumption expenditure. ठीक है? So that will be called money flow. समझ में आया? अभी टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में यहाँ सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेक्टर होते हैं. तीसरा किसी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. जो भी फ्लो हो रहा है, वेदर इट इज अ रियल फ्लो, वेदर इट इज अ मनी फ्लो, इट इज लिमिटेड बिटवीन दीज टू सेक्टर्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और कंजम्पशन सेक्टर. इन दोनों के बीच में ही हो रहा है ऑल ओवर द ट्रांजैक्शंस. क्लियर है सबको? क्लोज इकोनॉमी में टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल क्या है? कोई प्रॉब्लम? नो मैम. एक ही स्टूडेंट है क्लास में रिस्पॉन्ड करने के लिए, बाकी सब सो रहे हैं बेटा. एटलीस्ट यू शुड टर्न ऑन योर माइक. कैमरास तो आप वैसे भी ऑफ करके बैठते हैं. I just want to know, is that clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Fine. भाई तुम ही रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. और डाउट्स होते हैं तो पूछा करो. किसी को डाउट्स ही नहीं आते. ओनली चेतना का मेरे पास मैसेज आता है, चाहे पर्सनली आए या वो क्लास में पूछे कि मैम मुझे ये वाले असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, प्लीज सेंड मी द डिटेल. बाकी सबके असाइनमेंट हो रहे हैं. यस भूमिका, आर यू डूइंग असाइनमेंट्स? यस मैम, कर रही हूँ, चल रहा है अभी. अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी असाइनमेंट में? नहीं मैम, मैं कर रही हूँ, होगी तो मैं पूछ लूंगी. श्योर. बाकी भी बेटा ध्यान रखें, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी पूछ लो आप. बनाने से पहले पूछना. मुस्कान ने मुझसे पूछा था टॉपिक्स. यस मुस्कान? Yes ma'am. मैंने आपके कुछ टॉपिक आज डिसाइड किए, वो मैं अभी आपको सेंड करती हूँ. ठीक है? Okay ma'am. आप जो आप टॉपिक लिख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए, उसमें थोड़े से आप चेंजेस कीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना हमें नहीं चाहिए. जो कंटेंट मैं आपको भेजूंगी आप उन्हें सर्च आउट करके फिर अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कीजिएगा. Okay ma'am. चलिए, टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल के बाद में हम आ जाते हैं अभी थ्री सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल. अब थ्री सेक्टर है लेकिन क्लोज इकोनॉमी का पार्ट है. तो जब थ्री सेक्टर और क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो क्या है? फॉरेन सेक्टर है, और फॉरेन सेक्टर हमारी ओपन इकोनॉमी में आता है. तो कौन सा सेक्टर इंक्लूड होगा? गवर्नमेंट. ठीक है? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आपके प्रोड्यूसिंग सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर तो एज इट इज है. इसमें एक और नया सेक्टर हो जाएगा ऐड, वो है आपकी गवर्नमेंट. सो आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन स्क्रीन. थ्री सेक्टर इकोनॉमिक मैम एक बार उसको वापस से शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना भूल गए. जो टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल है उसे. यस मैम. ओके फाइन. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा अपनी कॉपीज में. आप जब नोट्स लिखेंगे तो ये आपको बनाने हैं डायग्राम. यस टेकन. यस मैम. चलिए, नेक्स्ट आई एम शेयरिंग द थ्री सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल और वेयर द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स इन दिस टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल. देखो, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. हाउसहोल्ड और फर्म्स के बारे में. हाउसहोल्ड आपका कंज्यूमर सेक्टर, फर्म्स आपका प्रोडक्शन सेक्टर. एक मिड में देखो आपको गवर्नमेंट सेक्टर नजर आएगा. ठीक है? यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है किसका? गवर्नमेंट सेक्टर का. अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, अभी तक जितनी भी डीलिंग हो रही थी, वो किनके बीच में हो रही थी? डायरेक्टली बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड द फर्म्स. किसी तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. अब हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है.
गवर्नमेंट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बाद में क्या कुछ चेंज हो जाएगा? देखो, यहाँ तीनों सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए एक और सेक्टर या एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज वर्किंग, विच इज कैपिटल मार्केट। अब देखिए, हाउस होल्ड है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है, तीनों के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए आपके बैंकिंग सेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फाइनेंस का मैनेजमेंट, फाइनेंस का अरेंजमेंट गवर्नमेंट के लिए कौन करेगा? वही बैंक्स करेंगे। ठीक है, whenever the government will require borrowings, अगर गवर्नमेंट को लोन्स की जरूरत पड़ती है अपने किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एक्सपेंसेस या डेवलपमेंट एक्सपेंसेस करने के लिए, तो वो बैंक से या कैपिटल मार्केट से क्या करेगा? बोरोइंग लेगा। ठीक है, तो बोरोइंग किसकी तरफ जा रही है? गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा रही है। मिड में देखना बिल्कुल, I don't have any tool to explain, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी इसमें, अदरवाइज मैं वो मार्कर यूज करके आपको बताती। मिड में देखो, वैसे मैं उसको जूम कर रही हूँ, आप इस पे ही फोकस करें। देखो, गवर्नमेंट सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट। तो गवर्नमेंट, whenever the government required borrowing or the loans, they can ask to the capital market, and गवर्नमेंट की जो सेविंग्स हैं वो भी कहां पर सेव होंगी? कैपिटल मार्केट या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। क्लियर? अब बात आती है कैपिटल मार्केट और हाउस होल्ड का क्या कनेक्ट है? डेफिनेटली हाउस होल्ड भी क्या करेगा? अपनी सेविंग्स को कहां पर रिजर्व करेगा? कैपिटल मार्केट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट और प्रोड्यूसर में क्या कनेक्शन है? अब प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन चाहिए, तो कैपिटल मार्केट उसे इन्वेस्टमेंट के लिए मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग किसकी है? कंज्यूमर की। इन्वेस्टमेंट किसका बन रहा है? प्रोड्यूसर का। और दोनों के बीच में लिंक कौन स्टेब्लिश कर रहा है? कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने सेविंग दिया, कैपिटल मार्केट ने उन्हीं सेविंग्स को इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट किसे प्रोवाइड कर दिया? फर्म को प्रोवाइड कर दिया। इस सेविंग से जो इन्वेस्टमेंट हुआ, फर्म के पास जो मनी गई, फर्म किस में यूज करेगी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब गवर्नमेंट का इन दोनों सेक्टर से क्या क्या कनेक्शन है? बाकी दोनों तो देखो, ऊपर आपको नजर आ रहा है फर्स्ट वाली रो में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आप ऑलरेडी टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा फर्म को, फर्म बदले में क्या प्रोवाइड करेगी? फैक्टर पेमेंट, जो कि आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट हो सकता है। फर्म के लिए पेमेंट है, हाउस होल्ड के लिए इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वहां पर कंफ्यूज मत होना। सेकंड वाली रो में अगर फैक्टर इनकम लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम को दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे? फैक्टर पेमेंट बोलोगे, क्योंकि इनकम तो कंज्यूमर की या हाउस होल्ड की है और पेमेंट किसका है? फर्म का। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आपका फैक्टर इनकम भी कहलाता है, फैक्टर प्रॉफिट पेमेंट भी कहलाता है। ठीक है, चलिए एज इट इज था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आ जाओ, नीचे की लास्ट टू रोज में देखिए, फर्म क्या कर रही है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही है, जिसको यहाँ हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से दिखा रहे हैं। तो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की और उन्हें परचेज कौन करेगा? कंज्यूमर। सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स हाउस होल्ड। अगर गुड्स परचेज करता है कंज्यूमर तो पेमेंट भी करेगा। सेकेंड रो में देखिए, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स खरीदी गई है, परचेज की गई है, उसके लिए क्या पे करेगा? मनी पे करेगा। ये तो आपके टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में भी कॉमन था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड से क्या रिलेशन रखता है और गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ में कैसे डील करता है। देखो, हम दोनों ही, चाहे आपका प्रोडक्शन सेक्टर में प्रोड्यूसर हो या कंजम्पशन सेक्टर में कंज्यूमर हो, बीइंग अ कंज्यूमर भी आपको गवर्नमेंट को क्या पे करने पड़ते हैं? टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और प्रोड्यूसर को भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के जनरेट होने के लिए क्या पे करने पड़ते हैं? गवर्नमेंट को टैक्सेस। आप तो अपनी इनकम में से भी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स दोगे, इनकम टैक्स, वो वहां पर प्रोडक्शन पर लगने वाले टैक्सेस को पे करेंगे। तो फर्म की तरफ से गवर्नमेंट सेक्टर को क्या दिए जाएंगे? टैक्सेस। और हाउस होल्ड की तरफ से भी गवर्नमेंट सेक्टर को क्या दिए जाएंगे? टैक्सेस।
ये टैक्सेस ही गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम। ठीक है, अब इनकम आ गई तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, गवर्नमेंट भी एक्सपेंस करेगी। कहाँ करेगी, अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को या प्रोडक्शन सेक्टर को मनी प्रोवाइड करती है, चाहे वो फिर सब्सिडी हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फंड प्रोवाइड किया गया हो प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है। तो गवर्नमेंट किसको पे कर रही है, फर्म्स को पे कर रही है। अच्छा, कंज्यूमर को कैसे करती है, ट्रांसफर पेमेंट। यहाँ आपके क्या आ जाती है, सब्सिडी आ जाती है। जैसे कि आपको हाउस होल्ड को एलपीजी पे मिलने वाली सब्सिडी है, एक तरीके का क्या है, वो ट्रांसफर पेमेंट है। देखो, ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आपके आगे भी काम आने वाला है। इसको बहुत क्लियरली समझो। फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है, या फैक्टर इनकम का मतलब होता है, क्योंकि मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, मैं फैक्टर इनकम बोलूं या फैक्टर पेमेंट बोलूं, दोनों सेम है। किसी एक सेक्टर की इनकम दूसरे के लिए पेमेंट ही होगी। ठीक है, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है, कोई भी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के बदले में आपको अर्न हुई है। जैसे कि आपने लैंड प्रोवाइड किया था तो जाकर के आपको क्या मिले, रेंट रिसीव हुआ। अगर आपने लेबर दिया था तो आपको वेजेस प्रोवाइड हुए, किए गए। कैपिटल अगर आपने लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो कहने का मतलब है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में आपको कुछ रिसीव हो रहा है, कोई जॉब करने के बाद आपको मनी मिल रही है, कोई काम करने के बाद आपको पैसा मिल रहा है, वो क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट है। लेकिन अगर आपने कोई भी परफॉर्म नहीं किया वर्क, और बिना वर्क परफॉर्म किए आपको क्या मिल गई, पैसे मिल गए, मॉनेटरी हेल्प मिल गई, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ा, वन साइडेड है, बैठे बैठाए मिल गया, डोनेशन, फंड, चैरिटी, ये क्या कहलाता है आपका, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। मेरे पास में बहुत मनी है और मैंने डोनेट कर दिया, अब उस डोनेशन के बदले में मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि मैंने डोनेशन किया, मुझे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे करना या नहीं करना। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल एड टू समवन। गवर्नमेंट भी ऐसे ही जनरल पब्लिक को, यानी कि कंज्यूमर्स को या हाउस होल्ड्स को क्या कर रही है, ट्रांसफर पेमेंट कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा एलपीजी पे क्या प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वो एक तरीके का क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसमें ऐड होने वाली इनकम कौन सी होती है, फैक्टर इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, रीजन दो मुझे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट का, समझ में आ गया सबको? स्पीक अप। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. ओके ओके, चलिए आ गया समझ में। तो मुझे बताइए कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ही क्यों इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट क्यों नहीं इंक्लूड करते? कोई तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। मैम कोई वैल्यू ही नहीं एडिशन होती इसमें ट्रांसफर इनकम में। तो वैल्यू एडिशन नहीं होती तो इनकम तो है। वैल्यू एडिशन होना जरूरी है क्या? यस मैम। हाँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो बेटा, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट क्यों नहीं ऐड होती, सुनो इस बात को। हम टोटल नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज, नेहा, चेतना, अक्षिता, 3 लोग हैं, ठीक है। अब इस इन्हीं की तीनों की इनकम से हमारी टोटल इनकम हमको जनरेट करनी है, नेशनल इनकम। नेहा अर्न कर रही है 1 लाख, चेतना अर्न कर रही है 2 लाख, और अक्षिता कुछ अर्न नहीं कर रही है, ठीक है। अब इन दैट केस नेहा ने जो 1 लाख अर्न किया, उसमें से 20,000 अक्षिता को दे दिया,
ठीक है। चेतना ने जो अर्न किया 2 लाख, उसमें से 50,000 अक्षिता को दे दिया। अब जब मैं एज अ डोनेशन, हाँ जी बिल्कुल एज अ डोनेशन दिया, ठीक है। तो टोटल अक्षिता की इनकम कितनी हो गई? 70,000। 70,000 हो गई। अक्षिता ने काम वाम किया क्या उस इनकम को अर्न करने के लिए? नो मैम। नहीं किया ना। चलो अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? सबकी टोटल इनकम। अब मैंने बोला था नेहा की थी 1 लाख, चेतना की थी 2 लाख, और इसको कितनी अर्न हो गई? अक्षिता को 70,000। अब मुझे जरा बताओ नेशनल इनकम कैलकुलेट करके कि कितनी है नेशनल इनकम? मैम 3 लाख। मैम 3 लाख। 3 लाख क्यों? क्योंकि मैम हमारी इनकम में से तो हमने डोनेट किया है उसे। तो 70,000 की भी तो इनकम है, वो ऐड नहीं करोगे? मैम वो हमारी इनकम में से तो गया, वो पहले ऐड हो तो गया फिर ना। मैम डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। वेरी गुड, दैट्स द आंसर आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। इसीलिए क्योंकि कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसको समझने की कोशिश नहीं करो। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर मेरी इनकम 1 लाख थी, उसकी 2 लाख थी, उसी इनकम में से तो हमने एक पार्ट किसी को डोनेट किया है। अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं और तीनों की इनकम को कैलकुलेट कर लूं तो वो 3,70,000 हो जाएगी, जितनी की एक्चुअली जनरेट ही नहीं हुई है। इनकम तो काम करने के बदले में जनरेट होगी, फैक्टर इनकम 3 लाख थी, 3,70,000 कैसे कर दोगे उसको? आप ही की इनकम का पार्ट तो गया वहां पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जैसी चीजें अराइज हो जाएंगी अगर ट्रांसफर पेमेंट को हम इंक्लूड करेंगे। तो जब कभी भी नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फैक्टर इनकम को ही कैलकुलेट किया जाता है। ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट जो कि डोनेशन चैरिटी होती है वो हम, या सब्सिडी हो सकती है, वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर टू ऑल? मैम हाँ बोलो चेतना। मैम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा रहती है मतलब? फर्म को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे मिलेंगे? यस मैम। अरे भाई प्रोडक्शन सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर को अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खुद के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम नहीं करते हैं क्या? गवर्नमेंट की पीएसयूज भी तो वर्क कर रही हैं। रेलवेज हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, उन पर एक्सपेंस कर रही है गवर्नमेंट, वो क्या कहलाएंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। किस सेक्टर में कर रही है? प्रोडक्शन के लिए तो कर रही है। ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पेट्रोलियम या आपके एलपीजी के सेंटर्स हो गए, ये सब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस पे कर रही है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि डेवलपमेंट पर्पज से गवर्नमेंट कर रही है फर्म्स को। एनीथिंग एल्स जो इसमें समझ में नहीं आया किसी को पूछ सकते हैं। चले आगे, सबको क्लियर है? लास्ट टॉपिक बचा है हमारा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, उसे आज हम अभी एंड करेंगे। सो देखिए 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल के बाद में द अनदर वन इज 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। एंड 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में क्या करना है, ये तीनों सेक्टर कॉमन रहेंगे, इनके बीच के ट्रांजेक्शन भी एज इट इज हम ऐड करेंगे। एक नए सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हम यहाँ पे कर लेंगे और वो नया सेक्टर आपका क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन सेक्टर से जब आप डील कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें ऐड हो जाएगा। देखते हैं एक बार। सो हियर इट इज 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। अब एक बार पहले अबव जो सेक्टर आपको दिया हुआ है फॉरेन सेक्टर, उसको साइड करें और नीचे वाला जो आपका डायग्राम है गवर्नमेंट, फर्म, हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट, ये एज इट इज है। अब तक जो हमने डिस्कस किए एक बार देख लो, इस पे गौर करो, तीनों में वही चीजें हैं, कुछ अलग नजर आ रहा है? एज इट इज है ना भाई? कोई प्रॉब्लम इस पे? नो मैम क्लियर है। सेम है आपका, वही है, गवर्नमेंट, फर्म, हाउस होल्ड के बीच में डीलिंग हो रही है।
और तीनों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे फाइनेंशियल मार्केट वर्क कर रहा है, जो तीनों ही सेक्टर्स की सेविंग को एक्सेप्ट करता है और उन तीनों को बोरोइंग्स प्रोवाइड करता है या लोन्स देता है। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है फॉरेन सेक्टर कि भाई हम तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो देखो कैसे पॉसिबल है और क्या कुछ। सबसे पहले हम रिलेट करेंगे कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर को। देखो हाउस होल्ड या जो कंज्यूमर है वो डिमांड करता है किन चीजों की, इंपोर्ट्स करता है। ठीक है, तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स हाउस होल्ड से किसकी तरफ जाएगा, फॉरेन सेक्टर की तरफ। दिखाई दे रहा है हमें जो थर्ड वन है इनसाइड, पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स फॉरेन सेक्टर की तरफ जा रहा है एरो। ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बाहर की कंट्रीज से, इंपोर्टेड गुड्स से, और उनको अगर परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू मेक पेमेंट फॉर देम। अब फॉरेन सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। समझो इसे, फॉरेन सेक्टर्स की कुछ कंपनीज हैं जैसे कि एमएनसीज वगैरह जो सेटअप होती हैं, वो इंडिया में आकर के हमारे रिसोर्सेज को यूज करती हैं। रिसोर्सेज इन द सेंस आपका लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब कोई एमएनसी आकर के यहाँ पर ओपन हो रही है, यहाँ स्टेब्लिश हो रही है, और इंडिया में उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। तो जब हाउस होल्ड उसे फैक्टर सर्विसेज देगा, बदले में फॉरेन सेक्टर क्या करेगा, उन फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट करेगा। ठीक है, आउटर साइड पर जो फर्स्ट लाइन है फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ आ रही है, देखो उस पे लिखा है पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, मतलब कि आपने जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फॉरेन सेक्टर को प्रोवाइड किया प्रोडक्शन के लिए, उसका पेमेंट आपको मिला। सेकंड आता है नेट ट्रांसफर पेमेंट। नेट ट्रांसफर पेमेंट किस पर्पस से हो सकता है, ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर। ठीक है, वही फंड, डोनेशन, चैरिटी, ट्रांसफर पेमेंट जहां पर आता है वो ये बात ध्यान रखना उसमें किसी तरीके की अर्नड इनकम नहीं है, अनअर्नड इनकम है वो। तो फॉरेन सेक्टर से भी आपने देखा होगा अदर कंट्रीज के जो स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, हमारे कंट्रीज में काफी चैरिटी करते हैं। ठीक है, तो ये वही वाला नेट ट्रांसफर पेमेंट है। इसके अलावा आप अब आ जाइए राइट हैंड साइड पर कि फर्म यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर का फॉरेन सेक्टर से किस तरीके से लिंकअप होता है। प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे टू द अदर कंट्री, और उस एक्सपोर्ट के बदले में क्या मिलेगा आपको, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी कि आपको इनकम अर्न हो रही है, आपने प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्रीज में सेल आउट किया, सप्लाई किया, और उसके बदले में आपको इनकम जनरेट हुई। हाँ, अब रॉ मटेरियल आप मंगवा भी तो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ एक चीजें हैं जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया में ला करके अपने डोमेस्टिक स्टोर से मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। इंपोर्ट भी कर सकता है प्रोड्यूसर और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अगर इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट करने के लिए उसको भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। आउटर साइड पर जो आपके राइट हैंड साइड में एक एरो आपका मार्क हो रहा है फर्म से फॉरेन सेक्टर की तरफ, उस पे लिखा है पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि फर्म अगर इंपोर्ट कर रही है, चाहे रॉ मटेरियल्स हो या हायर कर रही हो लेबर, उसके बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप इट शुड बी क्लियर अप टू ऑल। फॉरेन सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बाद में क्या कुछ कनेक्ट करती है फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड से और फर्म से। एक और चीज जो यहाँ पर मिस है, उससे और आप अपनी कॉपी में जब डायग्राम बनाए तो उसे ऐड कर लें। गवर्नमेंट सेक्टर जिस तरीके से फर्म या हाउस होल्ड से डोमेस्टिकली टैक्सेस लेती है, वैसे ही फॉरेन सेक्टर से भी क्या चार्ज किए जाते हैं, टैक्सेस। एक्साइज ड्यूटीज वगैरह का नाम आपने सुना ही है, तो वो फॉरेन सेक्टर पर इम्पोज किए जाते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, है ना। तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे भी टैक्सेस रिसीव करेगी। मैम ये ओपन इकोनॉमी का है ना? जी बिल्कुल बेटा, जहां पर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं वहां पर हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो प्रीवियस टू जो हमने डिस्कस किए, 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल और 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल,
दैट वाज लिमिटेड अप टू क्लोज इकोनॉमी, और ये जो 4 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल है ये हमारा ओपन इकोनॉमी का पार्ट है। मैम प्राइवेट जो फर्म्स होती हैं उसे भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देती है क्या? प्राइवेट फर्म्स को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं मिलता है, उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट हुआ सब्सिडीज के तौर पर, या गवर्नमेंट ने किसी तरीके से टैक्स रिबेट दे दिया, तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, प्रोडक्शन पर्पज से नहीं मिलेगा। ओके मैम। सो इंटरसेक्टोरल फर्म फ्लोज में हमने रियल फ्लो डिस्कस किया, मनी फ्लो डिस्कस किया, और उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस किया, जो कि आपके प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के बीच में होता है। और उसके बाद में हमने फेज ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर को समझने के लिए डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है सर्कुलर फ्लो मॉडल की? हाँ अक्षिका बोलो बेटा। मैम हाँ बोलिए। मैम वो मुझे असाइनमेंट में कुछ पूछना था। असाइनमेंट में कुछ पूछना था? 1 मिनट रुको, आई एम एंडिंग द टॉपिक, आप फिर अपनी बात कहिएगा, ठीक है? ओके मैम। सो सर्कुलर फ्लो मॉडल किस लिए इम्पोर्टेंट है या क्या सिग्निफिकेंसेस है, ये डिफरेंट जो हमने सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़े। पहली बात, ये आपके नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, तो इट इज अबाउट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम जो है वो इसके बेसिस पर किया जाता है। सेकेंडली, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस का हमें पता चलता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, जितने भी जो डिफरेंट सेक्टर हैं जिन पर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है और जिनके बीच में डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके बीच के फ्लो को समझने के लिए कि कहाँ से मनी फ्लो किस तरफ हो रहा है, कहाँ से रियल फ्लो किस तरफ हो रहा है, उन सारे इंटरसेक्टोरल फ्लोज को समझने के लिए द सर्कुलर फ्लो मॉडल इज इम्पोर्टेंट। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हेल्प करता है, और दूसरी चीज इंटरसेक्टोरल फ्लोज को अंडरस्टैंड करने में इट हेल्प्स। तो इट इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर, टुडे वी हैड डन विद इट। और अब इसके बाद में आई विल फॉरवर्ड एन असाइनमेंट जो कि आपको करना है। ठीक है मैम अब हम आ जाते हैं जी, बोलो बेटा। तीनों पे शेयर करेंगे ना आप इस चैप्टर के? नोट्स, यस आई विल शेयर। ओके। पहले नोट्स करेंगे, उसके बाद में आप असाइनमेंट करेंगे अपनी कॉपी में, लेकिन करना सबके लिए कंपलसरी है। चलिए मैम फर्स्ट चैप्टर की नोट्स? बेटा सानिया सुहानी, मैंने आप लोगों को बोला था कि फर्स्ट चैप्टर जो है इसका वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिखोगे, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और मैक्रो इकोनॉमिक में जो थियरीज हैं वो कौन कौन सी आती हैं, क्या क्या हम स्टडी करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, बस इतना ही है। तो उसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा माइंड मैप बना लो, चल जाएगा। ओके मैम। ठीक है, इसके लिए नोट्स मत बनाना चैप्टर 1 के। सेकेंड चैप्टर के नोट्स आई विल फॉरवर्ड, तो वो लिखना, उसके बाद में असाइनमेंट करना। चलिए अब आ जाइए, अक्षिका पूछिए बेटा, आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कुछ पूछ रहे थे। प्रोजेक्ट वर्क नहीं, असाइनमेंट चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी, थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यस मैम। मैम एक ट्रू फॉल्स है वो पूछना है कि डिसइन्वेस्टमेंट सर्व्स एज अ मींस फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स फिस्कल डेफिसिट। मैम दिस इज फॉल्स मैम। आप बताओ मुझे क्या होना चाहिए? मैम फॉल्स। क्या होना चाहिए बोलो? मैम फॉल्स है आई थिंक। हाँ तो फॉल्स है, क्यों है? क्योंकि मैम कैपिटल डेफिसिट को मैनेज करता है। एग्जैक्टली इट इज फॉल्स। रीजन भी आपको लिखना है, ठीक है? ओके मैम। आई थिंक मैंने असाइनमेंट में ये लिखा है कि ट्रू फॉल्स के अलावा आपको रीजन या कॉजेस जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी एक्सप्लेन करना है ना। नहीं मैम इस चैप्टर में तो नहीं दिया था आपने ऐसा कुछ। बट अगर आप करते हो ना तो वो फिर बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं ट्रू फॉल्स पर बेस। तो उसमें वो आपसे यही पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड एक्सप्लेन या राइट योर कॉज
रिलेटेड विद इट, आप जो भी उसका पीछे का कॉज है वो आपको लिखना पड़ेगा। 1 मार्क का होता है स्टेटमेंट बेस्ड, तो ट्रू फॉल्स सिर्फ ट्रू या फॉल्स पीएफ लिख कर आ गए उससे काम नहीं चलेगा। ओके मैम। प्रोजेक्ट मैम वर्क पर हाँ कुछ और? मैम स्टॉक ऑफ फ्लो के जो आप स्टेटमेंट शेयर कर रहे थे मैम, प्लीज वो कर दीजिएगा। हाँ तो अभी मैं ऐसा इसके नोट्स के साथ में ही आपको कर देती हूँ स्टॉक और फ्लो के भी, ठीक है? Okay, वैसे तो बुक में बहुत सारे गिवन है आई गेस आपको स्टॉक एंड फ्लो के जो स्टेटमेंट है, बट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल फॉरवर्ड। इज रिया इज हियर इन द क्लास? हाँ रिया, आप बोल रहे थे आपने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया है। हाँ रिया, जी मैम। हाँ हाँ। जी मैम। तो प्रोजेक्ट वर्क आपका कंप्लीट है? हाँ जी मैम। टॉपिक आपका? टॉपिक है We are not getting your voice, Riya. मैम गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, तो क्या क्या आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूड किया है? टॉपिक्स बोलिए। मैम 1 मिनट मैम बताती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम गवर्नमेंट बजट तो मेरा टॉपिक है। सानिया सुहानी में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक टॉपिक पर एक से ज्यादा बच्चे बना सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक टॉपिक पे एक ही स्टूडेंट बनाएगा। ओके मैम। देखो एक चीज तो आप सबको जो कॉमनली करनी है वो आप ये याद रखें कि आप जो प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं मेक श्योर वो आपकी A3 साइज ही हो, ठीक है? A3 समझते हैं ना, ज्योग्राफी वाली जो फाइल्स आती हैं हॉरिजॉन्टली, वो वाली फाइल्स आप बनाएंगे। सेकेंडली आप फर्स्ट पेज जो होगा आपका फाइल का वो आपका स्कूल का लोगो होना चाहिए, मालविया कॉन्वेंट जो स्कूल लोगो है, ठीक है? इसके अलावा आप सेकेंड पेज पर आएंगे तो उस पर आपका पर्सनल डिटेल्स का मतलब क्या है? आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका क्लास, आपका प्रोजेक्ट टॉपिक, आपका सब्जेक्ट, दैट्स इट। सबमिटेड टू, किसको आप सबमिट कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट वर्क। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो पेज आता है उस पर आप लिखेंगे सर्टिफिकेट बनाएंगे, देन आप एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे और उसके बाद में जाकर के आप क्या करेंगे? इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है? तो ये जो पेजेस मैंने बोले हैं ये तो कॉमन है, आप सबको ही एड ऑन करने हैं। एक लोगो हो गया, एक आपका पर्सनल डिटेल हो गया, एक आपका सर्टिफिकेट, एक एक्नॉलेजमेंट और इंडेक्स, 5 पेज तो यही कवर हो जाते हैं आपके, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट आप आएंगे 24 पेजेस तक आपकी फाइल होनी ही चाहिए। अब आपको उसमें डायग्राम्स ऐड करने हैं, आपको उसमें रिपोर्ट्स इंक्लूड करनी है, आप हैंडमेड बनाना चाहते हैं, जो भी। आई विल अप्रिशिएट हियर कि जो सानिया सुहानी ने लास्ट ईयर फाइल बनाई थी दैट वाज वेरी गुड। तो ऐसे ही फाइल जो आप वर्क करते हैं वो इस क्लास में भी आप कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मैं चाहती थी आप लोगों को सेम वही वाली मैं फाइल प्रोवाइड करूं उस पर और वर्क करने के लिए, लेकिन आपके टॉपिक्स जो है 12th क्लास में चेंज हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई आपको नया बनाना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट दैट, वो बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैम। यस बेटा। मैम टॉपिक्स बोलने थे। हाँ बोलो बेटे, टॉपिक्स बोलो गवर्नमेंट बजट के। मैम मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, objectives of government budget, components, then meaning of government receipt, components of revenue receipt, components of capital receipt, meaning of budget expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, direct and indirect tax, balanced budget, unbalanced, deficit budget, revenue deficit, fiscal डेफिसिट and बजट, डेफिसिट। हाँ और प्राइमरी
और बस। ठीक है, इसके बाद में बैलेंस अनबैलेंस बजट, या अच्छा आपने पहले ही ऐड ऑन कर लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और लिख देंगे आप सरप्लस बजट के। और लास्टली यू हैव टू मेक अ कंक्लूजन। जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसका आप कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। और कंक्लूजन के बाद जो आपका लास्ट पेज होगा वो होगी आपकी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब समझते हैं, द सोर्सेस फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द रिटन मटेरियल, जो आपने सब कुछ लिखा है, राइटिंग मटेरियल जो भी आपका था। यस आस्था, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू आर रेजिंग योर हैंड, बोलो। एक्सक्यूज मैम, मैंने जो टॉपिक लिया है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस पे मैम क्या कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, ठीक है। यस अनएम्प्लॉयमेंट देखो, बेसिकली इस टॉपिक में 2-3 चीजें हैं जो बहुत कॉमन सी हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। एक, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट आप लिखेंगे, ठीक है। ओके मैम। डेफिनेशन सिर्फ एक डेफिनेशन इनफ नहीं होती है, आप करेंगे 2-3 इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेन तो कंसेप्ट लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, कैसी स्टेज या कैसी सिचुएशन को आप अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसमें एक वर्कर अगर विलिंग टू वर्क है, एफिशिएंट टुवर्ड्स वर्क है, बट नॉट गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, द सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यस ठीक है। मैम। उसके बाद में आप डेफिनेशन पर आ गए, डेफिनेशन के बाद में आप आ जाएंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हो, जैसे डिसगाइज हुआ, ओकेजनल हुआ, क्रॉनिक हुआ, बहुत सारे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद में आप आ जाएंगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है, कि फ्रॉम द अर्ली इंडिपेंडेंस एरा 1950, जब आपके प्लान्स फ्रेम होना स्टार्ट हुए, उस टाइम से लेकर आज की डेट तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप दीजिए, ठीक है। आप शेड्यूल यानी कि एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दीजिए, क्रॉनिकली 10-10 साल के गैप में आप दिखा दो कि भाई इतना इतना ग्रोथ हुआ, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा या कम हुआ, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ा, आप दिखाओगे एक कॉलम में कि इतनी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद में आप दिखा दो इतने % उसमें अनएम्प्लॉयमेंट था पर्टिकुलर ईयर में। तो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दे दो, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दो, और फिर उसकी समरी लिख दो। इसके बाद में आ जाता है आपका इंडिया के रेफरेंस में बता दिया हमने। अब आता है कि क्या कुछ प्लान्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, तो आप उन प्लान्स के बारे में लिखिए। प्लान्स, यस डेफिनेटली गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स चलाई थी, पॉवर्टी का भी रिमूवल करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो वो जितने लिख सकते हो प्रोग्राम्स, उनके बारे में लिख दो। लास्टली आप सक्सेस और फेलियर लिख दो, ठीक है। और उसके बाद में आप कंक्लूजन पे आ जाओ। ये कोई बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, जब आप एक्सप्लेन करने लगोगे तो बहुत सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यस मैम। डायग्राम्स, चार्ट्स का स्पेशल ध्यान रखेंगे, क्योंकि A3 फाइल वही आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में मुझे फाइल नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें कलर्ड शीट्स जो है आप जितना अट्रैक्टिव उसे बना सकते बनाइए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्सपेंसेस शुड बी प्रेजेंट विद योर फाइल। आप ऐसे नहीं मुझे दिखाओ कि ये हमने इस पे मनी बहुत खर्च कर दिया, मेरे एक्सपेंसेस नहीं। क्रिएटिविटी शो करो। यू कैन यूज द ओल्ड फाइल्स दैट यू हैव, कुछ कलर्ड पेपर्स आपके पास में रखें, क्रिएटिविटी शो करो। डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स लो, ठीक है। चार्ट्स आप खुद से हाथ से बनाना चाहते हैं, हैंडमेड है तो वो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फाइल प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आपका कंटेंट ऑफ फाइल अच्छा होना चाहिए। ऐसा मत करना कि गूगल की हेल्प ली और जय गूगल बोल के और शुरू से लेकर के एंड तक हमने एज इट इज उस पर कॉपी पेस्ट कर दिया, चाहे अंदर कंटेंट क्या है हमें उसके बारे में पता नहीं। ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर यू। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में समरी बनाइए, उसके बाद में फाइल में लिखिए उसे, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करने लगते हैं, कई बार एग्जामिनर एक्सटर्नल सामने बैठ करके आपसे किसी टॉपिक को उठा करके फाइल में से पूछ लेता, हमें आता पता ही नहीं होता हमने लिखा कहां से। ऐसी गलतियां मत करना। यू शुड बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग व्हाट यू आर एनालाइजिंग, व्हाट यू आर मेकिंग। ये प्रोजेक्ट वर्क का मतलब ही ये है, आपका एनालिसिस क्या है अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। रटना इज नॉट मैटर, समझना।
आपका वर्क नजर आना चाहिए। टॉपिक तो कहीं से भी कोई भी लिख करके पेस्ट कर देगा, कॉपी पेस्ट। क्या पढ़ा, क्या एनालाइज किया, कैसे उसको रिलेट करते हो रियल लाइफ। ठीक है, तो जो 2-4 चीजें मैंने बताई है वो सबको ध्यान में रखनी है। पहले बनाएंगे आप लोगो, फिर आप सेकेंड पेज लगाएंगे पर्सनल डिटेल्स का, थर्ड पेज आपका होगा सर्टिफिकेट का, देन आपका एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद में आपका इंडेक्स, और फिर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करिए। लास्ट में जाके कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद में बिब्लियोग्राफी। ये कंपलसरी है सबके लिए। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये अनएम्प्लॉयमेंट तो मेरा भी टॉपिक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि एक टॉपिक पर एक से ज्यादा बच्चे बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है मैम। ठीक है, वर्क तो सबका अलग अलग ही होगा। फाइल में तो आपके टॉपिक ही 2-3 दिए जाते हैं, सारे बच्चे उन 2-3 टॉपिक्स में से ही चूज करके बनाते हैं। चलिए, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। मैम मेरे को है ना मैम एक सैंपल के तौर पे एक फाइल देखनी थी। सैंपल फाइल देखनी है तो सैंपल फाइल तो तभी पॉसिबल है जब मैं स्कूल जाना स्टार्ट करूंगी। एंड आई गेस अभी ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता विद इन अ वीक, आफ्टर अ वीक कब मैं जा पाऊंगी। बाकी ये है कि अगर 12th क्लास के किसी स्टूडेंट के पास में कुछ सैंपल वर्क रखा होगा तो I'll ask to them, they will forward you। ठीक है, लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट हैं उनके पास में होगा तो वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है मैम। चलिए, सो मैम आई एक गेस बार पेजेस का 20-25 लास्ट। हाँ बेटा 24 तो एटलीस्ट सबका होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट मैं नहीं बोलूंगी, बट फिर भी इतना ज्यादा भी मत जाना कि आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो। 30 पेजेस इनफ है, वैसे 24 ही इनफ है। अगर एक्स्ट्रा बन रहे हैं कि भाई लेंदी हो गया मेरा टॉपिक, तो हार्डली 30 तक खींच करके ले जाओ, उससे ज्यादा मत करना। ठीक है, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरीज? मैम इंडेक्स और इन सबको इंक्लूड करके या सिर्फ हमारे मैटर को इंक्लूड करके? देखो ऐसा कुछ नहीं है, फाइल टोटल आपकी 24 पेजेस की होनी चाहिए। तो अभी ये इंडेक्स वगैरह इंक्लूड करके भी आपकी 24 की होगी, 25 की होगी तो चलेगा। ठीक है, आई गेस 5-6 पेजेस तो आपके इसी में हो जाएंगे। तो वही 20 पेजेस की तो लगभग बनाओ, है ना। रिटर्न जो मैटर है वो आपका 18-20 पेजेस का तो बनेगा। बाकी तो ये 7 पेजेस आपके जो मैंने अभी कॉमन बताए हैं वो सबकी फाइल्स में सेम होने ही है। एनीवन एल्स? कुछ और किसी को पूछना है? अक्षिका, आस्था? मैम टेस्ट कब लोगे आप? टेस्ट आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का। मैम वो तो आपने ले लिया, मैक्रो के लिए कह रहे हैं क्या? चलो एक काम करते हैं, मैक्रो ना लेकर इंडियन इकोनॉमी का ले लेंगे, थर्ड चैप्टर का, इकोनॉमिक रिफॉर्म। बोलो। एक्सक्यूज मी मैम ये लोगो बनाना है क्या? अरे कुछ नहीं बनाना नहीं है बेटा, लोगों का तो आप फोटो ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। यस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम PT1 का सिलेबस क्या है? PT1 का सिलेबस है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके मैम। मैम मैक्रो से कुछ नहीं? नहीं, अभी मैक्रो से कुछ नहीं। एक बार अगर देखो टेंटेटिव डेट तो आप लोगों का जुलाई है, जुलाई में हो जाएंगे, और अगर जुलाई से डिले होकर अगस्त में जाएगा तो मैं ऐड ऑन कर दूंगी एक चैप्टर मैक्रो का। नहीं मैम। नो मैम करिए। मत बढ़ाइए मैम, है हम ये 3 चैप्टर पढ़ ले यही बहुत है। चलो अभी के लिए तो आपका सिलेबस यही है, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मत घबराओ, नहीं देती मैक्रो का, ठीक है। यस मैम। लेकिन इन तीनों चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। थर्ड वाला चैप्टर एक ओरल टेस्ट हम थर्सडे को लेंगे। ओके मैम। इकोनॉमिक रिफॉर्म। चलिए, सो आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंजॉय करो अपना वीकेंड, संडे है आपके पास में। चलिए, हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।